हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। दिस इज पार्ट फर्स्ट ऑफ फेब्रुअरी करंट अफेयर्स। आप लोग देख चुके हैं, जनवरी हमने अपलोड कर दिया है। 3 पार्ट में इसको करा है हमने, वो आपने देख लिया है। और थैंक यू फॉर योर व्यूज़ एंड सजेशंस, वी विल इम्प्रूव दिस मच मोर। और फेब्रुअरी का मंथ भी हम ऐसे ही चलेंगे 3 पार्ट में। पार्ट 1 जो आज आएगा, देन पार्ट 2 जो कल आएगा, एंड देन फाइनल पार्ट इज पार्ट 3 जो कि परसों आएगा। एंड यहाँ पे हम लोग पार्ट 1 और 2 में C+F चलेंगे एंड यहाँ पे सिर्फ X चलेंगे। जो पैटर्न है वो उसी को फॉलो किया जाएगा। बट एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक बात बताना ये चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे Jan to September मंथ्स के करंट अफेयर्स को देखा जाएगा इसी फॉर्मेट में। लास्ट में फिर हमने बताया था कि स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, ऑथर्स, बुक्स, एक्सरसाइज के उसके 30 मिनट्स के 8 मंथ्स के एक वीडियो लाए जाएंगे। बट आपको एक चीज ये बताने से पहले कि आपको लग रहा होगा कि कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा है या कोई भी करंट अफेयर्स ऐसे रैंडमली नहीं उठाया जा रहा है। ये करंट अफेयर्स पता है कौन से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, अभी आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं जैसे जितने भी एग्जाम्स हुए ना, यूपी का एग्जाम हुआ, यूके पीसीएस का एग्जाम हुआ, बीपीएससी का एग्जाम हुआ, जो इस रेंज में आया, जो कि Jan to जितने अब तक मंथ, अगस्त रेंज, इस मंथ के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं, मतलब उन एग्जाम में, तो उनको देखा जा रहा है, फिर एनालिसिस करके उन टाइप्स को उठाया जा रहा है। क्योंकि अगर वहां के लोग, मतलब उस कमीशन में जो बैठे हुए हैं, उनको अगर ये चीज इंपॉर्टेंट लगा, इस मंथ का ये चीज इंपॉर्टेंट लगा, तो यहाँ वाले जो है बीपीएससी वाले, इनको भी इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर वो देखने जाएंगे करंट अफेयर्स तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं तो क्लिक कर सकता है ना कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग वहां बैठते हैं। तो ये चीज हो सकता है ना, पॉसिबल है ना। तो हम वैसे गेस कर सकते हैं, एक वाइल्ड गेस कर सकते हैं। अगर हम रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी जा रहा है, तो ये मतलब इतना एफिशिएंट वे नहीं है। आपको ज्यादा हो जाएगा बट कॉस्ट आउटपुट रेशियो कम आएगा। तो यहाँ पे 15 अगर भी कर रहे हैं हम, 15 + 15 30 कर रहे हैं, फिर हम फैक्स कर रहे हैं 30-40, मतलब टोटल एक मंथ में हम कितने कर रहे हैं, 70 to 80 करंट अफेयर्स एक मंथ में कर रहे हैं। तो वो बार बार आप रिवाइज जितनी बार करोगे ना, तो वो आपको आ जाएगा, आपको मतलब फील हो जाएगा कि हाँ ये चीज तो हो गया कंप्लीट। तो आप ये याद रखना, ये मैं बताना इसलिए एम्फेसाइज करना चाहता था कि आपको ना लगे कि ये रैंडमली कुछ भी करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। ये वो नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये पीवाईक्यू को देखते हुए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था, ये सीरीज का नाम ही है पीवाईक्यू टू एफओआईक्यू। एंड पीवाईक्यू कहां से आएंगे, जितने भी कमीशन के पेपर हुए इस रेंज में, उसको देखते हुए ये चीज किया गया है कि एफवाई क्या हो सकता है। क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता सकता ना मैं, एफवाई क्या हो सकता है ये जरूर बता सकता हूं कि पॉसिबिलिटीज क्या है। रैंडम गेस से तो अच्छा ही है ना कि एक एनालिसिस गेस हो, ताकि कुछ नहीं तो कम से कम करीब तक तो पहुंच ही सकते हैं ना। क्योंकि अपना टारगेट भाई 20 to 25 क्वेश्चन है आउट ऑफ 30, एंड लेट्स सी कहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये बात बताना था मुझे। लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स नाउ। इस मंथ के टॉपिक्स होंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है ये, तो इस मंथ के करंट अफेयर्स होंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई के बारे में, फिर होगा स्वाति पोर्टल, फिर होगा जिगर ठंडा, फिर नागोया प्रोटोकॉल, यूरोपियन यूनियन का नया टारगेट आया 2040, वो एक इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ क्या नहीं हुआ, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, डिजिटल फ्यूचर स्किल समिट क्या क्या है, एआई से रिलेटेड क्या क्या है, आईकॉन जितने भी होते हैं सेमीकॉन कंडक्टर डिवाइसेस के रिलेटेड समिट था। फिर सीएमएस जो था ये कहाँ पे हुआ, समरखंड उज्बेकिस्तान में। फिर ई जागृति पोर्टल क्या है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम जो बहुत ज्यादा न्यूज में था, आप हर जगह यही देख रहे होगे अभी इलेक्शन से थोड़ा कुछ दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइट किया। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, ये चीज हम टॉपिक्स देखेंगे नेशनल प्लस इंटरनेशनल में। और बिहार में हम क्या देखेंगे, इनोग्रेशन ऑफ बापू टावर, स्वदेश दर्शन 2.0, चीफ मिनिस्टर इंटीग्रेटेड चौर डेवलपमेंट स्कीम, कोसी रिवर, नग्गी बर्ड्स फेस्टिवल, पावर प्लांट एंड नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल। तो शुरू किया जाए, लेट्स स्टार्ट। अब यूपीआई क्या है ना, यूपीआई जो है ये करता है लॉन्च एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, सिंपल याद रखो क्या, एनपीसीआई। ये कब लॉन्च किया है, एनपीसीआई ने कब इसको लॉन्च किया यूपीआई को, 2016 में। और अब ये अभी रिसेंटली का मैं बता रहा हूं, अभी ये श्रीलंका प्लस मॉरिशस यहां पे लॉन्च हो गया। श्रीलंका प्लस मॉरिशस में अभी यूपीआई पेमेंट सर्विस लॉन्च हो चुका है। अब इसका क्या है ना, ये इंपॉर्टेंस तो आपको पता होगा कि ये डिजिटल कनेक्टिविटी में काम आता है। टूरिज्म अगर हम लोग वहां जाते हैं, अगर ये यूपीआई यहाँ पे, क्योंकि आप खुद देख रहे होगे ना कि जितने स्तर में आजकल चाय वाला भी आपका यूपीआई ले रहा है, आजकल 10 रुपए का भी यूपीआई, 2 रुपए भी लो तो आप यूपीआई कर सकते हो। तो कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना ज्यादा बढ़ा और डिजिटल इकोनॉमी में कितना बूस्ट आया इंडिया का। तो यूपीआई बहुत एक फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लस डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत हेल्प कर रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग दूसरे देश के साथ भी शेयर कर रहे हैं ताकि ये और जगह भी जाए और इंडियंस को भी कंफर्टेबल होगा जब वो टूरिज्म के पर्पज से अगर किसी देश में गया, मॉरिशस में गया, मालदीव्स में गया, कहीं पे भी गया, और वहां पे वो यूपीआई रहता है, जैसे फ्रांस में होगा, तो वो चीज अपने यूपीआई से पेमेंट सेटलमेंट कर सकते हैं ना, तो ईजी हो जाएगा ना। तो ये क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसका, एक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगा, एक टूरिज्म फैसिलेशन, अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट,
टूरिज्म फैसिलेशन होगा, उसके बाद फिर ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी होगा, फिर हम लोग साउथ नेबर जितने भी हैं सब एक पेमेंट इंटरफेस पे आ जाएंगे, तो कॉमन हो जाएगा, हमारा ट्रांजेक्शन कॉमन हो जाएगा, तो ईजी हो जाएगा ना। और डेवलप किसने किया था ये आपको मैंने बता ही दिया, किसने किया था, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कब 2016 में। श्रीलंका एंड मॉरिशस रिसेंट कंट्री है, बट लेट्स थोड़ा सा पीछे भी जाना बनता है, पीछे जाएंगे तभी तो क्वेश्चन तक FYQ तक पहुंच पाएंगे। तो आप एक चीज याद रख लो, यूएई कहाँ कहाँ लॉन्च हो चुका है, सॉरी यूएई में लिख रहा हूँ, यूपीआई कहाँ कहाँ लॉन्च हो चुका है, ये हुआ है यूएई में, याद रखना, फ्रांस में, मॉरिशस तो आपको बता ही दिया मैंने, प्लस श्रीलंका ये भी बता दिया आपको, प्लस सिंगापुर प्लस भूटान, फिर नेपाल, जितने भी करीब के देश हैं सबको हमने इसके अंदर ला दिया लगभग, क्योंकि ताकि ट्रांजैक्शन इजी हो ना, सेटलमेंट इजी हो, ताकि अच्छा ट्रांजैक्शन फ्लो रहेगा तो एक्सचेंज भी अच्छा होगा ना। तो बट एक चीज याद रखना, सिर्फ हम ये इंडिया इसके आसपास नहीं है, हम एक चीज इसमें आपको ये बताना चाहते हैं कि फर्स्ट यूरोपियन कंट्री कौन हो गया जो यूपीआई को एक्सेप्ट किया है, वो कौन है, फ्रांस। और फर्स्ट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कौन ऐसा कंट्री है जो यूपीआई को एक्सेप्ट किया है, दैट इज पेरू। याद रखना, ये पूछ देगा क्वेश्चन इस तरह कि पहला यूरोपियन कंट्री है कौन यूपीआई को वो किया है, एक्सेप्ट किया है, दैट इज फ्रांस, एंड कौन ऐसा साउथ अमेरिका में कौन ऐसा फर्स्ट कंट्री है जो यूपीआई को एक्सेप्ट किया है, दैट इज पेरू। आगे समझ, क्लियर। तो एक चीज तो बनता है, ये भी क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंस क्या था, डेवलप किसने किया, यूपीआई कहाँ का एक्सेप्ट हुआ था, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान, नेपाल एंड मलेशिया। और आपको लग रहा होगा ना ये क्या मतलब इतना सारा कंट्री क्यों बना रहे हो भैया, कहाँ आएगा, अभी बताते हैं। आपको पहले ही बताया हमने कि हमारे सीरीज का नाम ही है, हम ऐसे कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, PYQ2 एंड FYQ। सो लेट्स गो टू PYQ। ये देखो अभी बीपीएससी का कब का पेपर है, मेरे ख्याल से 22 जुलाई का है, बीपीएससी का पेपर है ये क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च यूपीआई। ये यहाँ जो कंट्री आपने देखा इसमें कौन ऐसा दिख रहा है आपको, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, मैंने बताया नहीं अभी कहाँ पे लॉन्च हुआ, ये नहीं दिख रहा, ये देखो तो, ये नहीं होगा, म्यांमार था नहीं था, थाईलैंड था नहीं था, ये हो नहीं सकता। तो अगर आप ये पता है, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है तो ये नहीं आ सकता है कि यूपीआई फर्स्ट साउथ अमेरिका में कहाँ लॉन्च हुआ, पेरू, ये नहीं पूछ सकता, ऑब्वियसली पूछ सकता है। तो इसलिए हमें हॉलिस्टिक देखना है, टॉपिक को हॉलिस्टिक देखना है। आप सिर्फ ये नहीं पढ़ लो कि हाँ अगर इसमें मैं पढ़ाना चाहता आपको तो इतना फैक्ट्स कुछ नहीं बताता, सीधा अगर मुझे PYQ to FYQ सीरीज को ना देखते हुए ऐसे पढ़ाना होता, सीधा बोलता यूपीआई कहाँ लॉन्च हुआ, श्रीलंका, मालदीव्स, ये मॉरिशस, सिंपल, खत्म PYQ। बट अपन 2-3 मिनट लगाकर इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, रीजन क्या है पता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सो लेट्स मूव टू न्यू टॉपिक, दैट इज स्वाति पोर्टल। ये क्या है भैया स्वाति पोर्टल, स्वाति पोर्टल जो है ना ये लॉन्च किए हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, अजय कुमार सूद नाम है, अजय कुमार सूद। ये क्या है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना कि आप ये समझो कि जैसे कि स्टेम होता है ना, स्टेम क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ये जो स्टेम होता है ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ये इसमें जितने भी अब से पहले जितने भी वुमेन ने पार्टिसिपेट किया है, जितने उन्हें अचीवमेंट किया है, जो पद्मा अवार्ड इन फील्ड में, पद्मा अवार्ड, शांति भटनागर अवार्ड, ये जितने भी जीता है ना इन्होंने, तो उनका एक बायोडाटा बनाकर एक पोर्टल बनाया जाए ताकि जो फ्यूचर वुमेन है उनको एक मोटिवेशन मिले, उनको एक मतलब अवेयरनेस भी हो और मोटिवेशन भी मिले कि वो कर चुकी हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा। तो ये पोर्टल याद रखना है हमें, स्वाति पोर्टल, जो कि क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये स्टेम को बढ़ावा देने के लिए जितने भी वुमेन उनका एक डेटा कलेक्ट करके उनके बारे में उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया है, क्यों उनको ये अवार्ड मिला, ताकि मोटिवेट हो सके लोग और वो अचीव करने की और बढ़ सके, ताकि वो भी उन्हें भी लगे कि वो कर चुके हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर अजय सूद ने लॉन्च किया है, किस लिए किया है और ये कब किया है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस कब होता है, ये 11 फरवरी। भैया ये फैक्ट्स है, ये मैंने भी कहीं से लिखा है, तो ये फैक्ट्स है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई आप ये याद रखो, स्वाति पोर्टल किस लिए लॉन्च हुआ है, इसको स्टेम में जितने भी लोगों ने अचीवमेंट्स करा है, जितने भी वुमेन्स ने अचीवमेंट करा है, उनका एक प्रोफाइल बनाकर एक पोर्टल में रखा जाएगा ताकि उनके बारे में लोगों को पता हो, अवेयर हो और वो देख सकें कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और वो कितना और रिसर्च में हेल्प कर सकें और इन फील्ड्स में अपने आप को एक्सेल कर सकें। लेट्स, ये तो हमने कर ही लिया। अब आते हैं जिगर ठंडा।
ये क्या है भैया, ये किस चीज़ का नाम है? ये है भैया, इसको सबसे पहले याद रखो, ये है फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी, फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। भाई कितना बड़ा नाम है भाई, ये क्या है ना, हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल फैसिलिटी है। ये किसने डेवलप किया है? आईआईटी कानपुर ने। सीधा किसने डेवलप किया है? आईआईटी कानपुर। पूछ सकता है जब, इसका S2B निकनेम है, इसका जो नाम है S2B कहते हैं इसको। ये जिगर डंडा किसने डेवलप किया? आईआईटी कानपुर। ये क्या है? हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी है। अब ये होता क्या है भैया, ये देखो एक टनल टाइप का होता है, इसमें डेवलप किया है। ये जो होता है ना हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, देखा है आपने? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उनका जो स्पीड होता है ना, उनका तो मैच नंबर होता है जो, उससे उसी स्पीड पे इस टनल पे आप टेस्टिंग कर सकते हो, ताकि हम जैसे कि जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप कर रहे हैं, गगनयान मिशन डेवलप कर रहे हैं, उनको आप ऐसे टेस्ट करके उससे रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च के फील्ड में हम सेल्फ रिलायंस हो रहे हैं इतने हाई टेक्नोलॉजी पे। तो इसका यही है। अब टेक्निकल फीचर्स यही होगा कि उसमें 4 मेजर सेक्शन थे, पिस्टन थे, ये थे, वो थे। ये काम का नहीं है, ठीक है। ये काम का है, किसने बनाया? आईआईटी कानपुर ने, जिगर ठंडा। ये क्या है? फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल फैसिलिटी, राइट। अब यहाँ इतना पढ़ चुके हैं तो एक चीज थोड़ा सा और एक्सटेंशन टू दिस नॉलेज। हम साउंड सुना है हमने, इसका कैसे करते हैं? मैश नंबर से करते हैं। इसका क्या होता है ना, मैश नंबर निकालने का तरीका, कि हाइपरसोनिक क्या है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ले लो भैया ज्ञान। काम नहीं भी आए तो ले लो, क्या पता कहीं काम आ जाए। ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड प्लस स्पीड ऑफ साउंड। जब ये स्पीड का क्या ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको साउंड के स्पीड से डिवाइड करेंगे तो हमें मैश नंबर मिल जाएगा। और मैश नंबर को देखते हुए 3 कैटेगरी में बांटा गया है स्पीड ऑफ साउंड को। कौन सा? एक है सबसोनिक, इसका स्पीड क्या होगा? लेस देन 1 मैश नंबर। फिर सुपरसोनिक, इसका मैश नंबर क्या होगा? 1 to 5 के बीच। और हाइपरसोनिक, जो ये टेक्नोलॉजी है वो हाइपरसोनिक पे है, कि हाइपर वेलोसिटी हाइपरसोनिक इस पे है, तो इसका क्या होगा? मोर देन 5 मैच। याद रखना, ये साइंस में पूछ दे, कहीं भी पूछ सकता है, एज नॉलेज के लिए भी याद रखो। और ये भी याद रखो कि ये सुपरसोनिक जो है, ब्रह्मोस जो है अपना मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ये लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल है, याद रखना। लॉन्ग रेंज क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल। देखो यार, करंट अफेयर्स का कोई लिमिट है नहीं। अब यहाँ मैंने ब्रह्मोस बोला तो ये भी पूछ दूंगा आपको कि ये किसके साथ बनता है, ये किसके हेल्प से बनता है? इंडिया प्लस रशिया। फिर ये पूछ दूंगा अभी लेटेस्ट में किसको बेचा गया? ये फिलीपींस को बेचा गया, फिलीपींस को एक्सपोर्ट करा गया, तो कमर्शियली एक्सपोर्ट किया गया फिलीपींस को। तो लिमिट नहीं है, आप कनेक्टिविटी, आप क्योंकि कनेक्टिविटी बना रहेगा तो आप यहाँ वहाँ ऐसे कूद सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट दैट्स ओनली। लेट्स कम, ये आपको पता चल गया सारा कुछ क्लियर। देन इट्स नागोया प्रोटोकॉल। ये क्या है भैया? ये क्यों न्यूज़ में है? ये भी तो देखना है। ये न्यूज़ में है क्योंकि ये कैमरून देश जो है ना, कल भी पढ़ाया था कैमरून क्या किया इसने, फर्स्ट मलेरिया। ये बहुत अफ्रीका कंट्री में सुपर एक्टिव देश चल रहा है, ये बहुत चीज़ों में इसने पार्ट करा है। इसने यूएन में भी कुछ करा है, ऐसे इसका कुछ यूएन में भी कुछ मेंबर बना है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो अगर कुछ नया चीज़ आ जाए ना एग्जाम में, कुछ नया चीज़ आ जाए और अफ्रीका से रिलेटेड हो, अगर कैमरून दिख रहा हो और आपको कुछ भी आइडिया ना हो, तो चले जाना कैमरून के साथ। इस साल के बारे में बता रहा हूँ, हर साल के बारे में नहीं, इस साल के बारे में, क्योंकि अब तक मैंने मतलब अगस्त तक में 10 से 12 न्यूज़ कैमरून का देखा है। एक केप डी वर्डे का भी देखा है और एक कैमरून का देखा है। यही अफ्रीका कंट्री में ये न्यूज़ में है। और कुछ नहीं समझ में आया तो इसके साथ आप जा सकते हैं, सजेशन है, ठीक है। आता ना हो तब, बट आप एनालाइजर जीएस के साथ है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा क्या क्या बेनिफिट्स है। कैमरून है, ये क्या है? इसने नागोया प्रोटोकॉल को रेक्टिफाई कर दिया है। और ये काम क्या करता है? ये तो बोल दिया भैया आपने, नागोया प्रोटोकॉल को रेक्टिफाई कर दिया। ये क्या करता है ना, ये जो आपका जो मतलब बायोडाइवर्सिटी है ना, जैसे कि अफ्रीका में आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी प्लस जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके रिसर्च कर सकता है, और ताकि मतलब बेनिफिट हो सके, ह्यूमन को भी बेनिफिट हो सके और कंट्री जो रिसर्च कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो सके। तो नागोया प्रोटोकॉल ऐसे भी यही चीज़ कहता है कि जो नागोया प्रोटोकॉल ये कहता है एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर, भाई तुम रिसर्च करो बट फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब आपके पास रिच डाइवर्सिटी है, आप रिसर्च कीजिए, बट उससे जो फायदा होगा वो बटेगा भैया इक्वल भाग में। इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, सबका अधिकार, जो आप वहां से सीखोगे वो सबको बांटोगे, वो सबका यूज होगा, सबके काम का यूज होगा। ये नागोया प्रोटोकॉल है। अब इसका ये तो चलो ये बोल बच्चन था कि किस रिलेटेड, ये याद रखना जेनेटिक, जैसे कि आपको पूछेगा नागोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ये जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी भी आएगा तो वो भी मार सकते हो आप, पूछ सकता है भाई। देखो इन्वायरमेंट है ना, सिलेबस में दिख रहा है नहीं है, बट आप ऐसे करने जाओ ना, पूछ लेता। अब ये प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछता है, ठीक है,
प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछता है, प्रोजेक्ट टाइगर पूछता है, ये पूछता है। ये सब किसका पार्ट है भैया, किसका पार्ट है ये? अच्छा बता ही दो फिर, ये क्या है 1992, ये क्या है 1973, इस किसका पार्ट है? ये सब इन्वायरमेंट का ही तो पार्ट है, इसी को तो कंजर्वेशन करने के लिए है। बट वो ऐसे पूछता है कि पता ही नहीं चलता है कि वो करंट में पूछा कि स्टैटिक में पूछा कि इन्वायरमेंट एज अ सब्जेक्ट पूछा। तो इसलिए लिंकेज बना के पढ़ो और करते जाओ। अब नागोया प्रोटोकॉल का पढ़ लेते हैं, क्योंकि नागोया प्रोटोकॉल तो हमने जान लिया, कैमरॉन ने अडॉप्ट कर लिया। बट इसके साथ साथ ये भी है कि ये है जगह, नागोया है कहाँ जगह, जापान में है। और ये याद रखना, ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, राइट, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। 2010 में इसको साइन किया गया था और फोर्स में कब आया था? अक्टूबर 2014। ये डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। डेट्स ना, मतलब अगर आपको याद नहीं आ रहा तो समझो गलती है, सही बता रहा हूँ मैंने देखा है पेपर तभी बोल रहा हूँ। याद ना आ तो गलती समझना, जाना उसमें बेनिफिट ज्यादा होगा, नहीं पता है तो कुछ से बेटर ना। इंडिया का इसका मेंबर है, ऑब्वियसली इंडिया भी मेंबर है भैया, इंडिया मेंबर है। पूछ देगा स्टेटमेंट, नागोया प्रोटोकॉल का क्या इंडिया मेंबर है? कंफ्यूज है कि नहीं? बट इंडिया मेंबर है। इंडिया ने कब साइन किया था? 1 मई 2011, और रेक्टिफाई कब किया था? अक्टूबर 2012। इतना याद रखो काफी है। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, ये आपका इधर इधर ये टॉपिक का इधर चलता जा रहा है, आप समझ जाना कि किसको क्या कह रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्या है ना, इसका ऑब्जेक्टिव याद रखना। एक तो होता है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, उसके सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और सस्टेनेबल यूज करना है इस तरह ताकि वो इक्विटेबल बेनिफिट भी हो सके और रिसोर्सेज का नुकसान भी ना सके। इतना क्लियर हो गया। और इसमें पार्टी कितने मेंबर है? 196, याद रखना। कितने पार्टी है? 196। लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, कैमरॉन में हुआ था जापान के लिए अक्टूबर 2014 में। इंडिया भी मेंबर है, इंडिया ने रेक्टिफाई किया 2012 में, ठीक है, करेक्ट। चलो भैया नेक्स्ट टॉपिक इज यूरोपियन यूनियन। इसने क्या कर दिया? इसने भैया किया है, इसने टारगेट सेट किया है 2040 का। किस लिए किया है? कि रिडक्शन ऑफ नेट एमिशन, रिडक्शन ऑफ नेट एमिशन ऑफ 40% बाय 90% बाय 2040। मतलब कि ये जो कार्बन का रिडक्शन टारगेट है इनका कि 90, मतलब ये इसका बेस लाइन भी होगा। बेस लाइन 1990 को मानते हुए 90% कार्बन हम खत्म कर देंगे। कब तक? 2040 तक। और इनका टारगेट क्या है ये याद रखना। यूरोपियन यूनियन ने न्यू क्लाइमेट टारगेट रखा है 2040 का 90% रिडक्शन के लिए। और इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है आपका नेट जीरो इमिशन का टारगेट है। जैसे कि कार्बन न्यूट्रलिटी मानो ना, कार्बन न्यूट्रलिटी, नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी कब तक इसने टारगेट रखा है? 2050। तो लगे याद बता ये भी दो कि इंडिया ने कब तक टारगेट रखा है। बस इनसे 20 साल आगे 2070, राइट। समझ में आ गया ये। और इसको पूरा करने के लिए इसने वो लॉन्च किया है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, टैगलाइन फिट फॉर 55। मतलब ऐसे ही फिट फॉर 55, मतलब कि कुछ होता है ना टैगलाइन, ताकि लोग मोटिवेट हो सकें और इस डायरेक्शन में काम कर सकें। तो फिट फॉर 55, यूरोपियन यूनियन न्यू क्लाइमेट टारगेट कैमरॉन। अब सिंपली वन लाइनर बनेगा तो क्या बनेगा? यूरोपियन यूनियन ने कब तक का टारगेट रखा है? 2040 का। किस लिए? कार्बन रिडक्शन के लिए। और उसका कार्बन न्यूट्रलिटी का कब का टारगेट है? 2050। इंडिया कब है? 2070। और फिट फॉर 55 किससे रिलेटेड है? यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, राइट। थोड़ा तो जब यहाँ तक पहुंचे तो थोड़ा यूरोपियन यूनियन को भी टच करके ही जाते हैं। यूरोपियन यूनियन क्या है ना, इसमें कितने मेंबर है? 27, राइट। प्रेसिडेंट कौन है? उर्सुला वोन डेर लियन, ऐसे है कुछ नाम है, ठीक है। कब बना था? 16 जैन 1958, राइट। इतना याद होगा। 27 मेंबर है ये, इसका ये है। ऐसे पूछना होगा तो कुछ भी पूछ सकता है, राइट। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये है 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये किस चीज़ का है भैया? ये है भैया, ये 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ये क्वेश्चन भी आया है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ये क्या हुआ था? ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसका थीम क्या है? देखो थीम वीम का कुछ भी आया ना चक्कर, तो सिंपल याद रखना। सस्टेनेबल दिख जाए आपको, स्टेबल दिख जाए, पीस दिख जाए, ग्लोबल स्टेबिलिटी दिख जाए, मार दो। और हाँ, वुमेन के रिलेटेड कुछ हो और कुछ काल से रिलेटेड हो, अमृत काल या कुछ इस टाइप से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड अगर हो तो आप चले जाना उसके साथ। समझ गए? वही होता है ज़्यादातर, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल। अब ओशियन से रिलेटेड है तो इंडियन ओशियन। अब ये याद रख लो कि 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। किस लिए हुआ था? इसका थीम क्या है? टुवर्ड अ सस्टेनेबल स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन, राइट। अब आपको बता देता हूँ इंडियन ओशियन रीजन कौन सा है। ये इंडिया है ना, यहाँ से आप ले लो। ये अफ्रीका है, ये ऐसे ले लो, ये ऐसे हल्का देश ले लो, ये ले लो ऐसे, ठीक है। ये यहाँ से अफ्रीका, ये थोड़ा उसको भी ले लो भैया, ये ऐसे पर्शियन गल्फ को भी ले लो। ये पूरा पार्ट इंडियन ओशियन रीजन कहता है आईओस, ठीक है, राइट। समझ में आ गया आपको?
ये पूरा पार्ट इंडियन ओशन रीजन का कहता है। तो कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। क्या थीम है? टुवर्ड स्टेबल सस्टेनेबल इंडियन रीजन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल एंगल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितना भी ट्रेड है ये है सारा कुछ यहीं से चल रहा है। अब आपको लगेगा कि ये क्या बता रहे हो भैया। अब मैं आपको एक डेटा देता हूँ, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका देता हूँ कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्फ्रेंस। देखो ये ना 64% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जितना ना 64% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई ये ओशियन रीजन, और 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। 60% समझ रहा हो भैया, जितना जीडीपी होगा उसको 60%, बहुत ज़्यादा है यार। और इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? इंडिया के लिए तो भर के इंपॉर्टेंस है, इंडिया का सब कुछ यहीं से चल रहा है। इंडिया का 80% ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड जो होता है ना, इंडियन फॉरेन ट्रेड यहीं से चल रहा है, और इंडिया का 90% जो एनर्जी का जो लेन देन होता है ना, वो इसी रीजन से है। तो इंडिया के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडिया इसका एक्टिव मेंबर है। आया समझ में? और इसका फर्स्ट एडिशन, इसका ये तो क्या कौन सा 7th एडिशन है, इसका फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था? इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था आपका सिंगापुर में, याद रखना। फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। और इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी बन रहा है इंडियन ओशन रीजन का, आपको पता होना चाहिए। कौन सा वो इनिशिएटिव, याद करो यार, याद करो कौन सा इनिशिएटिव इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के लिए? सागर, याद नहीं है क्या? इंडिया का सागर इनिशिएटिव जो है, जो कि बोलता है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सबके लिए सिक्योरिटी कौन देगा? इंडिया देगा, राइट। अब आपको आया कि सब क्या बताया भाई, 64% ऑफ ग्लोबल ट्रेड और 60% 80% इंडिया के लिए। तो क्यों बताया? अरे भैया ऐसे ही बताया, खेलने के लिए बताया। अरे खेलने के लिए नहीं बताया, APY को देख लो, पता चल जाएगा। अब जो G20 इंपॉर्टेंट था, अगर G20 पूछ सकता है, अब इंडियन ओशन का इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है और इंडियन ओशन रीजन में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ये नहीं पूछ सकता है? अब बीपीएससी को क्या पहले वाला बीपीएससी समझ रहे हो? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, कौन गया आपका वहां साइन करने, ऐसे समझ रहे हो बीपीएससी को? अरे इवोल्यूशन हो रहा है भैया बीपीएससी का, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो यू बेटर प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, राइट। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, देखो ये G20 उस वक्त आपको पता था, न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? अभी आते हैं, क्योंकि पता ही है आपको, इंडिया उसको होस्ट कर रहा था इसलिए न्यूज में था। अब ये पूछा था, इट इज अराउंड, ये आपको 69 का भैया क्वेश्चन, ये देखो 69 का है। हम क्वेश्चन हम लोग पढ़ा ही वैसे रहे हैं कि क्वेश्चन से बाहर नहीं। करंट अफेयर्स को भैया करंट अफेयर्स रहने दो, फैक्ट्स मत बनाओ, फैक्ट्स का बंडल नहीं बनाना है। करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स की तरह लेते हैं, कनेक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे तो क्लिक कर जाएगा। अब याद आएगा नहीं आएगा एग्जैक्ट आई डोंट नो, कि क्वेश्चन आएगा वैसा कि नहीं आएगा ये भी तो नहीं पता, बट क्लिक कर जाएगा कि ऐसा तो नहीं होगा, इस क्वेश्चन से वो क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा। हाँ ऐसा तो हमने बताया था, ऐसा तो भैया बताया था, ऐसा कुछ तो बताया था, ऐसे टाइप से। ऐसे ही होता है एग्जाम में, इतना सारा होता है। एक सब्जेक्ट होता है क्या, हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कितने फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री में कितने फैक्ट्स हैं, याद करने जाओ तो अब खत्म ही नहीं होता। ये डेट वो डेट, 9 अगस्त याद करो तो आप 4 फरवरी भूल जाओगे, 4 फरवरी याद करो तो 10 मई भूल जाओगे। तो बहुत ज्यादा फैक्ट्स होते हैं, इसलिए आप फैक्ट्स के पीछे मत जाओ, रेदर देन कंसेप्ट के पीछे जाओ, ताकि उससे कनेक्टिविटी से आए तो बन जाए, समझे। आप 30 में 30 का टारगेट करोगे तो कभी नहीं होगा, ठीक है। द G20 मेंबर रिप्रेजेंट क्या, 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 2/3 पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। देखो उस साल जब G20 अपन होस्ट कर रहे थे, जब G20 कर रहे थे, तो उस वक्त वेबसाइट आया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था G20 के लिए, तो एकदम डिट्टो वहीं से उठा लिया उसने। देखो उसने ना मतलब कुछ चेंज भी नहीं किया। देखो यहाँ पे G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 50% ऑफ, बस ये चेंज कर दिया, 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो ये कट्टम कुट्टी, यहाँ हो जाएगा 75, तो ये हो गया गलत, ये गलत, तो ये गलत, ये गलत। अब 3 देखना जरूरी है, 1 तो सही है, अब 3 देखना जरूरी है, 3 देखना जरूरी है। अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, देखो तो यहीं से नहीं उठाया इसने, मतलब कोई वर्ड भी चेंज करा है उसने, नहीं किया ना। लो हो गया सही सवाल, मिल गया आपको 1 नंबर था। अरे ये पहले मुझे भी नहीं आता था भाई, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये पहले मुझे भी नहीं आता था इस तरह। बट PYQ पे जिसको कमांड आ गया निकल जाएगा उसका एग्जाम। नहीं तो भाई आप कोई भी मैगजीन उठाओ, बिजनेस है, बिजनेस है, करते रहेगा, चलता रहेगा। ये इंडस्ट्री ऐसी बस आगे ग्रो करता जाएगा, एजुकेशन सेक्टर से एजुकेशन माफिया, मतलब चलता रहेगा, प्रोसेस है। इससे आपको निकलना है तो आपका स्ट्रेटजी सही होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एफर्ट कम लगे, आउटपुट ज्यादा है, इस टाइप से आपको करना है। आप 17 घंटा 16 घंटा आप कर रहे हो, क्या फायदा उसका। तो टारगेट करते हैं अपन, देखो उसका फिर थोड़ा पढ़ भी लेते हैं G20 के बारे में। ये कब हुआ था, यहाँ हुआ था, वासुदेव कुटुंबकम थीम था, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, आपको पता है। G20 में 20 मेंबर थे +1 एक ऐड किया था इंडिया ने, कौन सा है वो, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। और G20 का नेक्स्ट मीटिंग जो है वो कहाँ हो रहा है, ब्राजील में, राइट, ठीक है, समझ में आ गया। इतना ये बेसिक फैक्ट्स हैं, आपको पता होगा। अब आते हैं भैया डिजिटल फ्यूचर स्किल समिट पे, ठीक है। इसका मिनिस्ट्री पहले लिख लो आप, क्योंकि मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री है मेटी, राइट। मेटी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने क्या ऑर्गेनाइज कराया है, डिजिटल फ्यूचर स्किल समिट। कहाँ कराया है भैया, गुवाहाटी में। कहाँ पे, गुवाहाटी, राइट। गुवाहाटी कहाँ है भैया, असम में,
कहाँ लॉन्च कराया, मिनिस्ट्री, इतना, ये किस लिए कराया होगा। अब फैक्स होता है ना, बस ये मैं बोल के निकल जाता, डिजिटल फ्यूचर स्किल क्या है, गुवाहाटी में कराया। अब देखो PYQ का यही कमाल है ना कि अब जैसे डिजिटल फ्यूचर स्किल, इसमें क्या क्या हुआ होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जितने भी आपके जो लीडिंग माइंड्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो मतलब कि लीडिंग माइंड्स की आप जो इसमें इनोवेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सबको एक फील्ड में लेके आओ, सबको एक कंबाइन करो ताकि एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकले। तो इस तरह के समिट होते रहने चाहिए, ठीक है, ताकि कुछ नया इनोवेशन निकले। तो अभी इंडिया में क्या क्या चल रहा है, इंडिया में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सा सेक्टर है जो इस मतलब कि कौन कौन सा सेक्टर है जो फ्यूचर स्किल समिट के लिए आया होगा, डिजिटली एक्टिव हुआ होगा। तो आप मतलब एक गेस भी कर सकते हो आपकी, एक सेमीकंडक्टर तो है ही है, तो सेमीकॉन इंडिया। दूसरा कौन सा है, ये भैया इंडिया AI तो है ही, न्यू दिल्ली में जो समिट हुआ था अभी, इंडिया AI तो है ही। फिर तीसरा साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा डिजिटल इंडिया या डिजिटली कुछ भी कह दो है। ये आप मतलब थोड़ा सा ना उसको आप समझो कि ये कैसे आ सकता है, क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ठीक है। थोड़ा तेजी कर देना तो फिर वीडियो 1 घंटे से पार हो जाएगा, फिर आप बोलोगे बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। आगे तो भाई AI से रिलेटेड आया, तो जल्दी से फटाक से कुछ फैक्ट्स कर लेते हैं अपन। क्या है, इंडिया फर्स्ट ग्लोबल AI सेफ्टी समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, ग्लोबल AI सेफ्टी समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, सेफ्टी समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, ब्लेचले कहाँ पे है भैया, यूके में है, ब्रिंगटन में, ब्रिंगम, अरे यार क्या बोलते हैं उसको यार, मैं तो भूल ही जा रहा हूँ बार बार, जो भी बोलते हैं देख लेना भाई, ब्लेचले यूके में, ठीक है। देन सेकंड जो है वो कौन सा है, ग्लोबल AI समिट, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये साउथ कोरिया। फर्स्ट हो चुका कहाँ पे, ब्लेचले में, यूके में, सेकंड साउथ कोरिया, राइट। अब जो है कुछ AI से रिलेटेड, क्योंकि AI तो है इंपॉर्टेंट इस बार, AI तो है इंपॉर्टेंट, AI इंपॉर्टेंट है, तो कुछ बेसिक, ठीक है। पहला इंडिया का AI टीचर कौन सा है, केरला का एक टीचर नहीं बना था AI, क्या नाम है, आयरिश, याद रखना क्या नाम है, आयरिश। AI का एम्बेसडर कौन बना, यूक्रेन का एक एम्बेसडर बना था, याद है आपको, यूक्रेन, ये आएगा आगे, बाकी फिर भी मैं अभी AI का है इसलिए बता देता हूँ। यूक्रेन का कौन सा है, यूक्रेन का है विक्टोरिया सी, राइट। AI एम्बेसडर यूक्रेन, विक्टोरिया सी, पूछ देगा भाई, कुछ भी पूछ सकता है, ये फैक्ट्स हैं बट ठीक है। AI फिल्म कौन सा है, एरा, ये इंडिया का है AI फिल्म। AI चैटबॉट, हनुमान जी पे बनाया है AI चैटबॉट, नाम है हनुमान, ठीक है, राइट। AI टीचर आयरिस, AI एम्बेसडर यूक्रेन, विक्टोरिया सी, फिल्म एरा, AI चैटबॉट हनुमान जी, राइट। आ गया क्लियर, इतना याद रखना आप कि डिजिटल फ्यूचर समिट कहाँ हुआ है, ये गुवाहाटी में हुआ है, मिनिस्ट्री कौन है, मिटी, और की पॉइंट्स आपको बता दिया, सेमीकॉन, डिजिटल इंडिया प्लस इंडिया AI एंड साइबर सिक्योरिटी। एम्बेसडर फर्स्ट AI समिट ब्लेचले यूके में, सेकंड साउथ कोरिया में, फर्स्ट AI टीचर आयरिस, एम्बेसडर यूक्रेन, विक्टोरिया सी, फिल्म एरा, AI चैटबॉट हनुमान, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, ये टी कहाँ से है, अच्छा ये आ गया, CMS COP14 कंक्लूड्स इन समरकंड, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये इसमें क्या होता है ना, बर्ड कंजर्वेशन से रिलेटेड है। COP होता है कंजर्वेशन ऑफ पार्टीज, ये हर साल होता है, हर साल तो नहीं होता क्योंकि लास्ट बार जब हुआ था बताता हूँ, रुक जाओ। ये क्या है ना, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, कंजर्वेशन, ये CMS का फुल फॉर्म बता रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये कहाँ हुआ था इस बार का समिट, समरकंड में, कहाँ पे है ये, उज्बेकिस्तान, राइट। इतना समझ में आ गया आपको, क्लियर। ये क्या होता है ना कि मतलब प्रोटेक्शन करता है जो सेंट्रल बर्ड्स होते हैं, जो कि मतलब जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ना, जो इस मतलब कि इसमें सेंट्रल एशियन रीजन में आते हैं, जो उधर से आते हैं, कुछ इंडिया में आते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, सीजन टू सीजन वेरिएशन करते हैं, इनका प्रोटेक्शन के लिए मतलब COP होता है। अभी COP13 भी हुआ था, आपको पता है COP13, सुना है COP13 के बारे में। ये कहाँ हुआ था पता है आपको, गांधीनगर गुजरात में हुआ था, COP14, याद रखना आप। इसी में इंडिया ने लॉन्च किया था इंडियन एक्शन प्लान, क्या लॉन्च किया था, इंडियन एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। कौन से रीजन में, इंडिया सेंट्रल में, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है ना, जो यूरोप चाइना इससे होते हुए आता है, ये जो फ्लाईवे है, इसी को कंजर्व करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेटरी बर्ड्स के लिए ये प्लान इंडिया ने लॉन्च किया था COP13 में। कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में। और COP14 कहाँ हुआ, समरकंड में, उज्बेकिस्तान में। इतना क्लियर। और माइग्रेटरी स्पीसीज कौन कौन से होते हैं, जैसे होता है ना अमूर फाल्कोन, सी टर्टल, डुगोंग, ब्लैक नेक ट्रेन, जो मतलब ये सब होते हैं ना यार, जो आपको पता ही होगा यार, समझ गए। ये याद रखना बस कि 13 का हुआ था गांधीनगर गुजरात में, इसमें प्लान लॉन्च किया गया था उनको कंजर्व करने के लिए, सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज को। उसके बाद COP14 का हुआ, समरकंड में हुआ, बाकी चीज़ आपको मैंने बता दिया। और ये याद रखना, ये COP जो ये CMS जो है ना, ये 1979 में आया था और इंडिया इसका मेंबर बना था 1983 में। याद रखना कब बना था, 1983 में। ये CMS कब आया था, 1979, इंडिया का बना 1983 में, राइट। अब आता है क्वेश्चन, जागृति पोर्टल, ये क्या है भैया, ये है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मतलब क्या है ना, ई पोर्टल है तो मतलब टेक्नोलॉजी यूज होगा। टेक्नोलॉजी भी कौन सा चल रहा है, AI चल रहा है। तो बस हो गया, सवाल बन गया, AI का इंटीग्रेशन करेगा
किसमें, इस पोर्टल में, ताकि जो नंबर ऑफ केसेस जो होते हैं ना कंज्यूमर कोर्ट में, जानते हो कितने केस होते हैं, वो पेंडिंग हो सके, एआई से उनको सॉर्ट किया जा सके, ताकि वो एफिशिएंट हो, रिड्यूस हो, एफिशिएंटली यूज किया जाए टेक्नोलॉजी को कोर्ट्स में, ताकि जो इतने इतने फाइल हो जाते हैं, पे भर जाते हैं, वो कम हो, और एफिशिएंटली पूरा टेक्नोलॉजी से वो मतलब टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो यार, सीधा समझ लो। ये क्या है, ई जागृति पोर्टल किसने लॉन्च किया, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। अब जैसे ये है ना नेशनल कंज्यूमर, ये ना कंज्यूमर कमीशन जैसे कंज्यूमर रिलेटेड से ना बीपीएससी को बहुत ज्यादा प्यार है, सही बता रहा हूँ मैं, तो इसलिए ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो जाता है, बट फिर भी देख लो, कंज्यूमर करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स में है तो देख लो। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म, ये क्या है ना, क्वाजी जुडिशियल कमीशन है, ठीक है, क्वाजी जुडिशियल कमीशन, राइट। कब बना था, 1988 में। कौन से एक्ट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यहाँ कर देगा 1988, याद रखना 1998 में बना था। कौन से एक्ट से बना था, 1986। एक्ट पहले आएगा उसके बाद कमीशन बनेगा, ये याद रखना। इसमें कौन कमीशन का हेड कौन करता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस। रिटायर्ड चीफ जस्टिस कौन से होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ठीक है। और इसका जो है मतलब जो ये मतलब ऑर्डर होता है, इसको अपील आप कर सकते हैं 30 डेज के विदिन सुप्रीम कोर्ट में, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो, राइट। अब सबसे हॉट टॉपिक क्या है भैया, ये है आपका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम। आपने इलेक्शन से पहले भर भर के देखा होगा कि इस पे क्या आ रहा था, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 5 बेंच जज ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। उसने पैरामीटर्स क्या दिया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली, कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस लिए है, क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये कौन सा मतलब आर्टिकल कौन सा याद ही होगा आपको, आर्टिकल 19 ए क्लाउज ए, ये जो है इसको वायलेट कर रहा है कि आदमी अपना मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता है, क्योंकि उसमें जो दे रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा कौन दे रहा है, वो सिर्फ बैंक को पता होगा, जो इनकैश करा रहा है उसको पता होगा, बीच में आप उसका इन्फॉर्मेशन नहीं लगता। तो ये क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो वो होते हैं ना, पब्लिक होते हैं, और उनको अपना एक्ट से उन्होंने प्रोटेक्शन करके रखा हुआ है। बट ये आरटीआई जो आरटीआई नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है उसको हिंडर कर रहा था, उसके राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था। आर्टिकल 9 आपको पता है फंडामेंटल राइट्स है, इसको जो भी वायलेट करेगा वो कहाँ जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो ये वायलेट कर रहा था इसको, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। और पहले क्या था ना कि अगर आप 20,000 से ऊपर कैश लेते हो, ठीक है, 20,000 से ऊपर आप डोनेशन देते हो, तो आपको आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना होगा, इलेक्शन कमीशन को आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना होगा। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम से ये खत्म हो गया, आइडेंटिटी डिस्क्लोज का मैटर ही खत्म हो गया। अब आप डिस्क्लोज ही नहीं कर सकते, आप जितना भी डोनेशन दो आप डिस्क्लोज नहीं, बैंक को पता होगा, जो पार्टी इनकैश कराएगा उसको पता होगा, बीच किसी को आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल सकता है। तो इसलिए ये स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई आर्टिकल 19, क्योंकि ये देखो पॉलिटी में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज में है तो पॉलिटी में बना सकता है कि ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आता है। तो याद रखना 19 क्लाउज ए 1 क्लाउज ए में आता है, याद रखना, ठीक है, राइट। अब इसका क्या है क्या नहीं है, ये फैक्ट्स है तो वो नहीं पूछेगा इतना ज़्यादा, याद मत रखो कि ये कौन से बिल से आया, फाइनेंस बिल 2017, क्या हुआ, कितना डोनेशन दे सकते हैं, 1,000 से 1 करोड़ तक का दे सकते हैं, ये सब फैक्ट्स आप जब खत्म ही हो गया तो इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं बचा, ठीक है। अब आता है बिहार, अपना प्यारा बिहार, ये सारा तो हो गया ना, अब अपना प्यारा बिहार, राइट। इसके भी 4 मतलब मुझे लगता है ना कि 25 जैसे 30 क्वेश्चन आते हैं ना, 30 में 5 क्वेश्चन बिहार के होते हैं, बाकी 25 क्वेश्चन नेशनल इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ है उसके होते हैं। तो 5 क्वेश्चन के लिए उस हिसाब से हम ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। इनॉग्रेशन क्या है, बापू टावर। बापू टावर क्या है भैया, कंट्री लार्जेस्ट टावर है, जो कि कॉपर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। हाइट क्या है इसका, 120 फीट, राइट। ये कहाँ बना है, याद रखना, गर्दनी बाग पटना। कहाँ पे, गर्दनी बाग। इनॉग्रेशन कौन किया, हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, ठीक है। अब इसका डेट भी पूछ सकता है, तो 2 अक्टूबर 2018 में इसको वो किया गया था। बाकी कुछ भी काम का नहीं है, बाकी सब बोल बच्चे ने, याद रखना। ये इनॉग्रेशन ऑफ बापू टावर क्या है, ये कंट्री का सबसे लार्जेस्ट बापू टावर है, जो कि 120 फीट का है। कहाँ पे है, गर्दनी बाग पटना में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। किसने किया था, सीएम नीतीश कुमार जी ने, 2 अक्टूबर 2018, जिस गांधी जी का बर्थडे होता है, ठीक है, राइट। चलो आप करते हैं, ये क्या है, स्वदेश दर्शन स्कीम। इसमें ना स्वदेश दर्शन स्कीम में क्या होता है ना, जो प्लेसेस होते हैं उसको मतलब जोड़ा जाता है, एक चैन बनाया जाता है ताकि लोग कनेक्टिविटी करके उसको घूम सके, उसको मतलब एक स्कीम है गवर्नमेंट का। तो इसमें जो 75 टूरिस्ट प्लेस है ना, 32 स्टेट में 75 टूरिस्ट प्लेस है, उसमें बिहार का जो है ना 4 प्लेस को सेलेक्ट किया गया। वो 4 प्लेस कौन से हैं, याद रखना, पूछ सकता है स्वदेश दर्शन स्कीम में क्या ये प्लेस है, पूछ सकता है, मतलब इतना चांसेस ज़्यादा नहीं है बट पूछ सकता है, इसलिए देख लेते हैं अपन कौन से प्लेसेस हैं। गया, नालंदा, विक्रमशिला प्लस विक्रमशिला। अच्छा ये बताओ यार, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया था, पता है आपको हिस्ट्री में? नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाया था, याद है पक्का? फिर भी बता देता हूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त ने बनाया था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने बनाया था, राइट।
और ये है आपका, और एक है पुनरवा धाम सीतामढ़ी, ठीक है, सीतामढ़ी, ठीक है, याद रखना, गया, नालंदा, विक्रमशिला, पुनरिया धाम, सीतामढ़ी। अब ये यहाँ तक खत्म। अब चीफ मिनिस्टर ने इंटीग्रेटेड चीफ मिनिस्टर इंटीग्रेटेड चौर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च किया है। इसका क्या है ना, ये फिशरीज सेक्टर के लिए है, याद रखना, फिशरीज सेक्टर को मतलब बढ़ावा देने के लिए है। लॉन्च किया गया था 2021। पूछता है भाई बीपीएससी में कौन से ईयर में, क्योंकि ये मतलब बिहार एग्रीकल्चर स्टेट है यार, और एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंस है, तो फिशरीज, एलाइड फार्मिंग, ये सब पे, एलाइड एग्रीकल्चर पे तो ज़्यादा काम हो रहा है ना। तो याद रखना कि ये स्कीम फिशरीज से रिलेटेड है। फिशरी मतलब कि आपको पॉन्ड डेवलपमेंट के लिए पैसा देगा, आपको फिश प्रोडक्शन के लिए, ताकि आप हेल्पफुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो आप ये याद रखना। और ये फिशरीज से, फिश से रिलेटेड आए, कहाँ मिलता होगा भैया, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सब कितना है, ये सब फिश वाले एरिया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है, ये हिमालय नदी जो भी आते हैं सब यहीं से आते हैं, तो ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है फिश का, तो फिश सबसे ज़्यादा वहीं मिलता है। 20। फिर कोसी रिवर क्या है, न्यूज़ में क्यों है? कोसी रिवर इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि कोसी रिवर को इनलैंड वाटरवे 58, इनलैंड वाटरवे 58 है ना, इनलैंड वाटरवे 58 डिक्लेयर किया गया। क्या डिक्लेयर किया गया? वाटरवे 58। तो अब कोसी रिवर को इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या डिक्लेयर किया? वाटरवे 58, वाटरवे 58। तो अब ये बता दो लगे हाथ कि फर्स्ट इनलैंड वाटरवे कौन सा है, कहां से कनेक्ट होता है? फर्स्ट होता है इलाहाबाद टू हल्दिया, इलाहाबाद टू हल्दिया, राइट। चलो भैया नेक्स्ट टॉपिक, क्या नेक्स्ट टॉपिक है ये भैया, नग्गी नकटी साथ ही नहीं छोड़ रहा है। तीनों क्लास मैंने लिया है, तीनों में नग्गी नकटी आया है, आज भी फिर आ गया ये, क्या करेगा, लगता है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए बार बार आ रहा है भैया, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। नग्गी बर्ड फेस्टिवल कहाँ हुआ? जम्मू में हुआ, राइट। ये बर्ड सेंचुरी है, ये बाकी डिटेल तो मैंने बता ही दिया था आपको। ये किस लिए होगा? बर्ड सेंचुरी है तो बर्ड कंजर्वेशन के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए होगा, और माइग्रेटरी बर्ड्स का होम ग्राउंड बने, ताकि वो अच्छे से प्रोटेक्शन हो सके उनका। नग्गी बर्ड फेस्टिवल कहाँ हुआ? जम्मू में हुआ। कब हुआ? 17 से 19 फरवरी। इसमें फैक्ट्स ही होते हैं यार, क्या बिहार में क्या वो होगा, नग्गी बर्ड फेस्टिवल 2024, इसमें क्या कंसेप्ट होगा? कुछ कंसेप्ट लग रहा है? कुछ भी नहीं होगा। इसमें ये होगा, जम्मू ही में नग्गी बर्ड फेस्टिवल हुआ 17 से 18 फरवरी, बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, बर्ड को कंजर्व करने के लिए, ताकि उसका अवेयरनेस बढ़ा सके। अब एक क्वेश्चन भाई, ये देखो, ये मैंने क्यों लिया ना, पावर प्लांट क्यों लिखा है? देखो, एक पावर प्लांट जो है ना, ये 240, अभी बताता हूँ उसके पीछे कहानी। मेगावाट पावर कहाँ लॉन्च हुआ है? पीरपंती बिहार, ठीक है, पीरपंती बिहार में ये लॉन्च हुआ है। कितना पावर प्लांट, कितने इसका मेगावाट का? 2400 मेगावाट का। किसके द्वारा? कोल इंडिया कॉर्पोरेशन। किसका है? कोल इंडिया का। अब पता है एक चीज़, ये जो पूछता है ना, ये मैं क्यों ले रहा हूँ पता है? मैं कौन सा पेपर दिया था, 2068 का या 68 का पेपर में, उसने ना प्लेस तो पूछा ही था कि मतलब सोलर पावर प्लांट कहाँ होते हैं, सोलर पावर फ्लोटिंग पावर पहला ही बिहार में कहाँ है। भाई उसने प्लेस का, उस जगह का नाम पूछ दिया था कि दरभंगा में कोई जगह था, उस जगह का नाम पूछ दिया था। अब वो याद ही नहीं आ रहा था, मतलब दरभंगा याद था बट वो प्लेस याद नहीं था। तब से मैंने देख रहा हूँ जितने भी मैगजीन वाले हैं ना, सब वो प्लेस को भी डोनेट कर देते हैं, मतलब वो गाँव में है ना, वो गाँव का भी नाम दे देते हैं, क्योंकि बीपीएससी पूछ रहा है तो दे देते हैं। अब उनको एक चीज़ दे देगा, जैसे मैंने करंट अफेयर्स मैगजीन का ना एक ट्रेंड देखा है कि अगर कभी ना कुछ पूछ दिया ना, तो अब जितने भी जगह होंगे ना, उसके गाँव का कौन सा रोड है, वो भी वो मतलब खाली सिर्फ करंट अफेयर्स को बढ़ाओ, इफेक्टिव का कोई बात नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स कैसे बढ़ेगा यही बात चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल क्या है? इसमें ना ये जितने भी मतलब आप सर्विस लेते हो ना, जैसे कि आप वो बनाते हो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट, जितना ये ऑनलाइन अप्लाई करते हो, तो इसमें बिहार कितना आगे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ बिहार, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सर्विसेज। अरे ऐसा क्वेश्चन दे देगा, क्या करोगे? तो ये बिहार का रैंक कितना है? 18th, याद रखना, क्या रैंक है? 18th। अब आते हैं बापू टावर कितने हैं भैया? 120 फीट का। कहाँ? गर्दनी बाग, पटना। स्वदेशी दर्शन स्कीम 4 प्लेस, गया, एक है आपका विक्रमशिला, एक पीरपंती, और एक कौन सा प्लेस था भैया? एक था आपका नालंदा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर फिशरीज के लिए कोसी रिवर, वाटरवे 58, कौन सा वाटरवे? 58। नक्की फेस्टिवल जम्मू में, पावर प्लांट पीरपंती कितना? 2400 मेगावाट। नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल कितना? 18th रैंक, राइट। चलो भैया, इसी तरह हम पार्ट फर्स्ट करके कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट सेकंड भी इसी तरह आएगा, कंप्लीट हो जाएगा, देन पार्ट थर्ड, फिर फैक्ट्स, फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स। इसी तरह हम सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे।
डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इसी तरह जैसे आपने प्रीवियस वीडियोस में सपोर्ट दिखाया, इस वीडियोस में भी ऐसे सपोर्ट दिखाते रहें। हमारा यूपीएससी वाला चैनल है जो एनालाइजर सिविल सर्विसेज के नाम से, इसको भी सब्सक्राइब करें और इसमें तो आप बने हुए हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। मिलते हैं कल। गुड नाइट, सुबह बखैर।